लेकिन उस समय ये आंखें किसी चमगादड़ या बिल्ली की नहीं थीं, बल्कि इस अर्ध अंधेरे वातावरण में मैंने काले बालों और मोटे शरीर वाली एक भारी भरकम महिला को देखा, और जिसके सफेद दांत चिड़चिड़े अंदाज में उभरे हुए थे। मैं एकदम से सन्न रह गया। उस क्षण वह महिला एक भयानक गुर्राहट के साथ मुझ पर झपट पड़ी और अपना मुंह खोलकर मेरी गर्दन को अपने दांतों से लेने की कोशिश की। जो हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। मैंने उसके मुंह पर एक पूरा मुक्का मारा जो उसके जबड़े और गर्दन के बीच में लगा। महिला की गर्दन घूम गई। जैसे ही वह दूसरी तरफ मुड़ी, मैंने उसे एक जोरदार लात मारी और वह कई फुट पीछे चली गई। लेकिन उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे। मैंने देखा कि अचानक उसके हाथों की उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकल आए। मैं बहुत बहादुर नहीं था और न ही मैंने कभी ऐसी लड़ाई लड़ी थी। हम बहुत शांतिप्रिय लोग थे, लेकिन तब यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। डर से घबराने के बजाय मुझे अपनी जान बचानी थी, तो मैंने चारों ओर देखा। महिला ने फिर से उसी क्रूर आवाज में मुझ पर वार किया। वह थोड़ी भारी थी और मेरा शरीर हल्का एथलेटिक था, तो मैं एक तरफ चला गया। लेकिन तभी मेरा बायां पैर एक छोटी सी टेबल से टकराया जिस पर पीतल का फूलदान रखा हुआ था। जब फूलदान गिर गया तो मैंने बेबसी से उसे अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन साथ ही मुझे इसका वजन महसूस हुआ और तुरंत मेरे दिमाग में यह विचार आया कि मैं इस फूलदान को अपना हथियार बना सकता हूँ। इस बीच महिला तीसरी बार मेरे करीब आई, दांत पीस रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से फूलदान उसकी ओर बढ़ाया, जो उसके कंधे पर लगा और महिला ने एक बिल्ली की तरह गुर्राई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ की चोट की परवाह किए बिना मुझ पर फिर से हमला किया और हो सकता है कि मेरा दाहिना कंधा उसके दांतों में फंस गया हो, लेकिन मैंने फिर से फूलदान घुमाया और इस बार उसके सिर पर जा लगा। अगले ही पल मैंने उसका चेहरा खून से लाल देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अब उसकी घुरघुराहट मानवीय ध्वनियों में बदल चुकी थी। उसने मुझ पर फिर हमला किया और कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास इस फूलदान को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और उससे लड़ना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने अपने दोनों हाथ घुमाए। अब मैंने फूलदान को दोनों हाथों से पकड़ रखा था ताकि प्रहार की शक्ति को बढ़ाया जा सके। इस बार फूलदान उसके सीने से लगा और उसके गले से कराह निकली। वो कुछ कदम पीछे चली तो मैंने आगे बढ़कर अपना पैर उसकी पिंडली पर पटका और वो एक पैर पर उछलने लगी। उनकी दिशा स्वतः ही बदल गई थी। वह काफी घायल थी, इसलिए वह तेजी से भागी और उसके बाद मैंने उसे एक दीवार में गायब होते देखा। मैं चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा खून भरी आंखों से इधर उधर देख रहा था। हिम्मत कहाँ से आई कि तुरंत भागने की कोशिश न करूं, बल्कि उसके लौटने का इंतजार करूं। तभी मेरे गले से आवाज निकली, देखिए, मैं यहाँ किसी से दुश्मनी करने नहीं आया हूँ, परंतु यदि तुम मुझसे शत्रुता रखते हो तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जब आपका दिल मेरे सामने खुलकर आना चाहेगा तो मैं आपसे लड़ूंगा। यह कहकर मैं पीछे मुड़ गया। फूलदान को उसके स्थान पर रखकर मैं दरवाजे से बाहर चला गया। फिर मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा और अपने कमरे में चला गया। और थोड़ी देर बाद मैं खुद को बाथरूम के शीशे में देख रहा था। मेरे शरीर पर खून का कोई छींटा नहीं था और जाहिर तौर पर मेरे कपड़ों पर ऐसा कोई निशान नहीं था जो किसी का ध्यान आकर्षित करता। मैंने उस रोशनदान की ओर देखा जहां मैंने चमगादड़ देखे थे। फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आओ बाहर आओ, मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं।
बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मेरी आवाज़ में कोई और बोल रहा है। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से निकला और मामा के कमरे में पहुँच गया। मामा भी कमरे में मौजूद नहीं थे। बच्चियाँ भी नजर नहीं आ रही थीं। मैं उन लोगों की तलाश में बाहर गया। माली, जो साप्ताहिक रूप से काम करता था, आया था और बगीचे में काम कर रहा था। हर कोई वहाँ था और अपनी सलाह दे रहा था। मम्मा को फूलों का बहुत शौक था और वह ताया अबू से फूलों के और गमले लगाने को कह रही थी। मामा ने गार्डनिंग का कोर्स भी किया था और अपना ज्ञान बांट रहे थे। मैं भी उनके बीच पहुंच गया। सरफराज भाई मौजूद नहीं थे। उसने जो कहा उसमें मुझे दिलचस्पी हो गई। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, वो हिस्सा उस तरफ भी ढेर सारे मटके वगैरह हैं। सामने के दरवाजे से प्रवेश द्वार तक एक बगीचा है। मुझे लगता है कि हम इसे साफ करेंगे और नए फूलों के बीज लगाएंगे। यह माली बाबा बड़ा अनुभवी है। तुम उनसे सलाह लो और जैसे चाहो वहां जाओ। ताया अबू, एक बात बताओ। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने ताया अबू को संबोधित किया। जरूर, बोलो ताया अबू, पिछले हिस्से की सफाई क्यों नहीं होती? पिछला झाड़ीदार जिंगल से भरा है। मुझे लगता है कि आस पड़ोस के लोग भी वहाँ कूड़ा फेंकते हैं। हम चाहें तो इस घर को भी इसी तरह से काफी साफ सुथरा बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि माली बाबा से वह सारा कचरा साफ किया जाए। इतना कहकर मैंने ताया अबू के चेहरे की तरफ देखा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ताया अबू के चेहरे में कुछ खास था। वे मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैंने आगे बोलना चाहा तो उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोका और फिर माली बाबा से बोले, विशेष रूप से वहाँ रखे हुए 4 बर्तनों को देखें, रमजान बाबा। वे बहुत अच्छे फूल हैं, लेकिन खराब हो रहा है। महोदय, यह उनका मौसम नहीं है। वे फिलहाल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसके सीजन में तरोताजा हो जाएंगे। मैं बर्तन साफ हूँ, मैं नई खाद भी डालता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये खिलने लगेंगे तो यह मौसम उन फूलों का नहीं है।